जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है कि पेपर के थ्रू जब हम क्या करते हैं, एक पेपर लिए ऐसा और चारों तरफ से वो ढका हुआ है और हम इसको कैंडल के माध्यम से जलाने का प्रयास करते हैं तो सारा एयर जो है, जितना भी गर्म हवा होगा सारा अंदर जाएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम इस एग्जाम्पल को स्मोकिंग के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति स्मोक करता है तो उसका जो धुआं निकलता है वो सारा एटमॉस्फेयर में कैसे पहुंच जाता है। अगर सपोज वो क्या करे कि जब स्मोकिंग करता है तो वो अपने आगे एक पॉलीथीन लगा ले, तो पॉलीथीन अगर लगाएगा तो वो सारा जितना भी धुआं होगा सारा पॉलीथीन के अंदर जाएगा। तो अगर पॉलीथीन के अंदर धुआं जाता है तो जाहिर सी बात है कि पॉलीथीन फूलेगा, यानी सारा वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा, लेकिन जब उसको स्पेस नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, बलून जैसा आकार ले लेगा। ठीक उसी प्रकार इसमें जब हम कैंडल के माध्यम से जब एयर भेजेंगे तो ये क्या होगा, चारों तरफ से खुद को कवर कर लेगा और ये ऊपर जाने का प्रयास करेगा। ठीक उसी प्रकार स्मोकिंग का जो धुआं होता है वो भी वातावरण में उड़ जाता है। Also, it is important to remember that on heating the air expands and occupies more space। और ये भी महत्वपूर्ण है कि जैसे कि एयर हीटिंग पे क्या होता है, एक्सपेंड होता है और बहुत ही ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने का प्रयास करता है। जैसे कि हम अभी इसके पहले बताए हुए थे कि जब हम किसी भी वस्तु को हीट करने का प्रयास करते हैं, जब उसको स्पेस नहीं मिलता है तो वो बलून के जैसे जैसे आकार ले लेगा। When the same thing occupies more space, ठीक उसी प्रकार जैसे कि कोई दूसरा वस्तु जो हम सेम लिए हुए वो भी क्या किया, मोर स्पेस कवर करेगा। इट बिकम्स लाइटर, वो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। द वार्म एयर इज देयर फॉर लाइटर दैन द कोल्ड एयर, इसीलिए जो गर्म हवा होता है वो ठंडे हवा से हल्की होती है। दैट इज़ द रीज़न दैट द स्मोक गोज अप, यही रीज़न है कि जो स्मोक का जो धुआं होता है वो वातावरण में उड़ जाता है। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशन, प्रकृति में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे वार्म एयर किसी भी प्लेस पे उत्पन्न होता है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर्ड, और वहाँ पे वायु दाब उस स्थान पे कम होता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रसेस इनटू फिल इट प्लेस, और जो ठंडी हवाएं होती हैं उसके स्पेस को कवर करने के लिए आती हैं। दिस सेटअप्स ऑफ कन्वेक्शन इन एयर, और इस प्रकार वायु में जो संवहन की क्रिया होती है इसको ये फुलफिल करने का प्रयास करता है। एज यू लर्न इन चैप्टर 4, जैसा कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। वाइंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू द अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ, यानी वायु में जैसे कि धारा उत्पन्न होता है तो वो कैसे जनरेट होता है, तो अर्थ का जो अनइवन हीटिंग है प्रोसेस, अनइवन हीटिंग करने का मतलब हुआ जो असमान तापन की प्रक्रिया है पृथ्वी पे, उसके कारण वाइंड करेंट्स जनरेट होता है। दिस सिचुएशन आर, यहाँ पे कुछ स्थिति दिया गया है। अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, यानी इक्वेटर और पोल्स के बीच, यानी भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं या विषुवत रेखा बोल सकते हैं, और ध्रुव के बीच में जो असमान तापन की प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से वाइंड करंट कैसे जनरेट होता है इसके बारे में। वैसे तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो ये बायो में साइंस के लेसन में ये पढ़ाना वैसे सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया है तो ये कवर कर देते हैं। यू माइट हैव लर्नड इन ज्योग्राफी दैट रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, जैसा कि हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, यानी भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं कि जो क्षेत्र इक्वेटर के नज़दीक होता है वो सन के माध्यम से मैक्सिमम हीट प्राप्त करता है। द एयर इन दिस रीजन गेट्स वार्म, और इस क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र आते हैं वो
वार्म एयर के साथ रहते हैं। कहने का मतलब कि उनके पास मतलब वहाँ पे उस क्षेत्र में गर्म हवा का चालन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। द वार्म एयर राइजेज एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स इन द 0 to 30 degrees latitude built on either side of the equator moves in। यानी यहाँ पे हम समझ सकते हैं, यहाँ पे ये रहा इक्वेटर 0 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री नॉर्थ, ये रहा 30 डिग्री साउथ। ये वाला बेल्ट जितना है यहाँ पे 0 से लेके 30 डिग्री के बीच में वार्म एयर मूव करता है। दिस पॉइंट ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ टूवर्ड्स द इक्वेटर। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो हवा बहने की क्रिया होती है वो नॉर्थ साइड से, यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, इक्वेटर के नज़दीक आते हैं यानी पास में आते हैं। एट द पोल्स ध्रुव साइड से द एयर इज़ कोल्डर दैन दैट एट लेटीट्यूड्स अबाउट 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब हुआ कि ध्रुव साइड से बहुत ही ज़्यादा ठंडी मात्रा में हवा आती है, जिसका लेटीट्यूड लगभग 60 डिग्री होता है। द वार्म एयर एट दिस लेटीट्यूड राइजेज अप एंड द कोल्ड वाइंड फ्रॉम द पोलर रीजन्स रसेज इन टू टेक इट्स प्लेस। अब यहाँ पे जैसे वार्म एयर है और यहाँ से आपका पोलर साइड से ठंडा हवा आ रहा है, तो जो यहाँ पे वार्म एयर है तो वार्म एयर क्या है, हल्की है यानी लाइटर है, और कोल्ड एयर हैवी है यानी भारी है। तो जो भारी हवा है इसका प्लेस लेने का प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोल्ड जो वार्म एयर है यहाँ से मूव करेगा और यहाँ पे थोड़ा ठंडक महसूस होगा। वही चीज़ यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा है। इन दिस वे वाइंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू वार्म लेटीट्यूड्स एज शोन इन फिगर 8.1। इस प्रकार यहाँ पे इस माध्यम से ये सर्कुलेशन दिखाने का प्रयास कर रहा है, इस प्रक्रिया के माध्यम से, कि कैसे वार्म एयर के पास कोल्ड एयर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है और वार्म एयर यहाँ से मूव कर जाती है। अनइवन हीटिंग ऑन लैंड एंड वाटर। असमान तापन कहाँ कहाँ पे, तो भूमि और पानी। जैसे कि यहाँ इसको हम कैसे समझ सकते हैं, सी ब्रिज यानी या सी साइड यानी समुद्री इलाके के साइड जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी कोस्ट है और इसके बाद सारा लैंड एरिया है। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रिज एंड द लैंड ब्रिज इन चैप्टर 4। जैसे कि हमने समुद्री समीर और लैंड समीर के बारे में पढ़ा था, यानी भू समीर के बारे में पढ़ा था कि समुद्री समीर कैसे होता है, कि समुद्री समीर जैसे कि उसका जो पानी होता है वहाँ पे ठंडक होती है, लेकिन हमारे लैंड पे अगर गर्म हवा पाई जा रही है तो वो समुद्र वाला हवा इधर आएगा, फिर भूमि पे हमको ठंडक महसूस होगा। In summer near the equator, the land warms up faster and the most of the time the temperature of the land is higher than that of water in the ocean। यानी गर्मी के दिनों में हम क्या देखते हैं कि इक्वेटर के पास में जितने भी लैंड होते हैं वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा समय तक उनका टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है ओशियंस के पानी की अपेक्षा। यानी जैसे कि अभी हम बताएं कि लैंड साइड क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा वार्म एयर रहेगा, और सी साइड क्या रहेगा, कोल्ड एयर रहेगा। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस। और इस प्रकार जो लैंड का जो एयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है और वो ऊपर आ जाता है। दिस कॉजेज द वाइंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशियंस टुवर्ड्स द लैंड। इस कारण जो फ्लो ऑफ वाइंड होता है ओशियंस का वो लैंड के तरफ आता है। दीज आर मानसून वाइंड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, मानसून पवन। द वर्ड मानसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन। जो वर्ड मानसून है उसको एक अरबी वर्ड मौसम से लिया गया है जिसका मतलब होता है सीजन अर्थात मौसम। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ वाइंड फ्लो गेट्स रिवर्स। लेकिन जैसे ही ठंडी का दिन आता है
तो ये जो हवा का जो प्रक्रिया है ये अपोजिट हो जाता है। इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन, यानी ये भू से सी साइड जाता है, यानी भूमि से समुद्र साइड। आई वांट टू नो वाट दिस पॉइंट्स टू फॉर अस, यानी बूझो यहाँ पे जानना चाहता है कि ये हवाएं हमारे लिए क्या करती हैं। दिस winds फ्रॉम द ओशियंस कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, ये ओशियन से वाइंड जो ग्रहण करती है ये क्या करती है, पानी को ग्रहण करती है और वर्षा लाती है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, ये जल चक्र का एक भाग है। द मानसून वाइंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स, मानसून जो पवनें होती हैं वो अपने साथ पानी लेके आती हैं और बारिश कराने में सहायक होती हैं। क्लाउड्स ब्रिंग रैन एंड गिव अस हैप्पीनेस, बादल के माध्यम से बारिश होती है और ये हमें हैप्पीनेस देते हैं। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मैनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट, यानी जितने भी हमारे देश के किसान भाई लोग हैं वो अपने फसल उपजाने के लिए मुख्य रूप से वर्षा के पानी पे ही निर्भर रहते हैं, इन्हीं वर्षा जल पे निर्भर रहते हैं कि बारिश होगा तो हाँ हमारा धान का खेती अच्छा होगा या फसल अच्छी होगी तो हमारा जीविका अच्छे से चलेगा। देयर आर मेनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रेन, इसके अलावा हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोकगीत प्रचलित हैं जो क्लाउड और रैन से संबंधित है, और अर्थात बादल और वर्षा से संबंधित है। सिंग एंड एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, आप क्या कीजिए अपने दोस्तों के साथ गाइए और एंजॉय कीजिए। इफ यू नो सच ए सॉन्ग हेयर इज़ वन फॉर यू, अगर आप जानते हैं कुछ ऐसे सॉन्ग तो यहाँ पे कुछ सॉन्ग दिया गया है। एक रोअरिंग क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई टेल अस that monsoons here, dark and floating clouds then pour raindrops everywhere, यहाँ पे एक सॉन्ग दिया गया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। However, हालांकि it is not always a happy ending, हालांकि ये हमेशा हैप्पी एंडिंग वाला ही प्रोसेस नहीं होता है। रैन्स ऑफ्टन क्रिएट प्रॉब्लम्स, कभी कभी वर्षा के कारण बहुत ही ज़्यादा समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, क्या आप कुछ लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि बहुतायत मात्रा में अगर हैवी रेन हो जाए तो फ्लड्स आ जाता है, फ्लड्स आएगा तो बहुत सारे लोगों का फसल बर्बाद होगा, उसके साथ घर और सब ढह जाएगा। तो ये इस प्रकार आप लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी महामारी आ जाएगी, आपदा फैल जाएगा। यू कैन डिस्कस द कॉजेज एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स विथ योर टीचर एंड पेरेंट्स, क्या आप इसके कारणों और इसके समस्याओं के समाधान के लिए अपने टीचर और पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशन दैट कैन समटाइम्स क्रिएट डिजास्टर्स एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमन्स एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ, कभी कभी प्रकृति द्वारा ही ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं जिसके माध्यम से कभी कभी आपदा का सामना करना पड़ता है जो लोगों को भयभीत कर देती है, या जीव जंतु भी और पौधों का भी जीवन क्या होता है, हार्मफुल होता है। लेट्स स्टडी टू सच सिचुएशंस, थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, चलिए हम दो यहाँ पे प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ते हैं। एक है थंडर स्टॉर्म, कहने का मतलब हुआ कि आंधी तूफान जिसको बोलते हैं, और दूसरा है साइक्लोन्स अर्थात चक्रवात। यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली राजस्थान जनरेट्स मानसून वाइंड्स फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर, दिस वाइंड्स कैरी लॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशियन। यहाँ पे चित्र दिया गया है कि जब लैंड पे बहुत ही असमान मात्रा में तापन की स्थिति बढ़ जाती है, जैसे कि राजस्थान का जो मरुस्थल क्षेत्र होता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होती है, और उधर से मानसून क्या करता है, वाइंड लेके साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन सब, यहाँ पे देखिए ये वाला प्रक्रिया जो, और इंडियन ओशियन के माध्यम से बहुत सारा एयर और वाटर लेके वो मूव करती हुई चली जाती है। यहाँ पे लैंड और वाटर के बीच असमान ताप का स्थिति दिखाया गया है। विंटर जनरेट वाइंड्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कोल्डर लैंड, यहाँ पे विंटर क्या करता है, वाइंड को जनरेट करने का काम करता है। हैंस
ब्रिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रैन इन विंटर, कभी कभी ऐसा स्थिति भी देखा जाता है कि विंटर के मौसम में थोड़ा सा पानी का मात्रा आ जाना। तो इसके माध्यम से आप यहाँ पे ये चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके अलावा और कुछ पॉइंट है जैसे कि थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन, जैसे कि आंधी तूफान और चक्रवात हम किसको बोलते हैं। थंडर स्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली, यानी आंधी तूफान कहाँ पे विकसित होगा, जहाँ पे जिसका प्लेस हॉट होगा, जहाँ पे ज़्यादा आर्द्रता होगी। ट्रॉपिकल एरियाज करने का मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जैसे कि इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवार्ड राइजिंग वाइंड्स, और जैसे ज़्यादा ताप बढ़ेगा और इसके माध्यम से उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हवा का भी बहाव होगा। दिस वाइंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवार्ड, और अपने साथ वो क्या करेगी, वाटर का बहुत ही बड़ी बड़ी बूंद भी लेके आएगी। वेयर देयर फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन, कभी कभी ऐसा भी होगा कि ओला पड़ने लगा। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा आकाश में प्रकाशमान होना, कहने का मतलब हुआ कि बिजली कड़कना और बहुत ही ज़्यादा साउंड होना, इसको बोल सकते हैं। इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कॉल ए थंडर स्टॉर्म, हम इसी को बोलते हैं आंधी तूफान। जैसे आंधी आता है तो क्या होता है, पूरा हवा बहने लगेगा, कभी कभी बारिश की स्थिति आएगा तो बहुत ही बड़ा बड़ा बूंद आने लगता है, जिसको नॉर्मल सोसाइटी में या गांव साइड में बोला जाता है कि हाँ बहुत ही तेज़ बारिश होने वाली है या हथिया बरसने वाली है, ऐसे बोला जाता है। दूसरा, इसके साथ साथ बहुत ही बिजली चमकता है, जिसको हम झंझावात बोल सकते हैं, या बहुत ही मात्रा में आवाज़ होना आकाश में। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लास, हम इसके बारे में हायर क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ ए स्टॉर्म इज़ accompanied by lightning we must take the following precautions। कहने का मतलब हुआ कि अगर हमारे एरिया में बहुत ही ज़्यादा तूफान आता है या आकाश में बिजली चमकता है तो हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ पे कुछ सावधानी है। डोंट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री, आप पेड़ के नीचे अपना आवास नहीं बनाइए। इफ़ यू आर इन ए फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री, अगर आप जंगल में निवास करते हैं तो आप अपना आवास एक छोटे से पेड़ के नीचे कीजिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड के जैसे होता है ना कि हाँ सतह पे पूरा फैल जाना, तो वैसा नहीं हुई है। डोंट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ ए मेटेलिक एंड, जिस अम्ब्रेला में धातु का परत बहुत ही ज़्यादा लगा हो उस छाते का प्रयोग नहीं कीजिए। डोंट सीट नियर ए विंडो, खिड़की के नज़दीक नहीं बैठिए। ओपन गैरेजेस स्टोरेज शेड्स मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर। गैरेज हो, यानी कहने का मतलब हुआ कि जहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा वाला, जैसे कि वो हैवी मटेरियल हो और वहाँ पे हम क्या करते हैं, निवास करने का काम कर सकते हैं, तो हो सकता है कि वो गिर जाए, इसीलिए क्या दिया है, प्रिकॉशंस दिया है। या इसके अलावा खिड़की खुला हो और बहुत ही ज़्यादा हवा बह रहा हो, शीशा टूटा और हमारे पूरे फेशियल एक्सप्रेशन को बिगाड़ दिया, वो टोटल। ए कार और बस इज ए सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, कार और बस में आप अंदर पूरा बंद करके पैक हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। इफ़ यू आर इन ए वाटर, अगर आप पानी में हैं तो गेट आउट, बाहर निकलिए और गो इनसाइड ए बिल्डिंग, और बिल्डिंग के अंदर जाइए। हाउ ए थंडर स्टॉर्म बिकम्स ए साइक्लोन, कैसे कोई आंधी तूफान चक्रवात का रूप ले लेता है, इसके बारे में। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट, आप जानते हैं कि वाटर को किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, उष्मा की ज़रूरत पड़ती है जब ये लिक्विड से वेपर स्टेट में आता है। कहने का मतलब कि द्रव रहता है और उसको वाष्प में जब बदलना रहता है तो हम उष्मा उसको देते हैं। जैसे नॉर्मल हम जैसे कि पानी को बॉयल करते हैं तो जब हम उसको हीट देते हैं तो वो वेपर में क्रिएट होकर क्या होता है कि हवा उड़ने लगता है, वो चीज़ यहाँ पर बोल रहा है। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड, लेकिन जैसे ही
हम हीट वाटर को देते हैं तो बाद में वो वेपर क्या होता है, संघनित होकर फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम चावल वाला एग्जांपल दिए हुए थे कि जब थोड़ा सा थाली जब हम हटाते हैं तो जितना भी वेपर होता है वो थाली के ऊपर रहता है और पानी का बूंद यानी ड्रॉपलेट के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कैसे हुआ, यानी वेपर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस, क्या आप इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्सपीरियंस रिकॉल कर सकते हैं? तो यही चावल वाला अभी जो हमने बोला। स्ट्रक्चर ऑफ ए साइक्लोन, अगर साइक्लोन का बनावट देखें तो द सेंटर ऑफ ए साइक्लोन इज़ ए काल्म एरिया। जो सेंटर होता है साइक्लोन का बहुत ही शांत एरिया होता है। इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, आई ऑफ द स्टॉर्म। ए लार्ज साइक्लोन इज वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमोसफेयर। जो बहुत ही बड़ी जो चक्रवात होती है, ये जो एयर का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो घूर्णन करने का प्रक्रिया होता है जो हमारे वायुमंडल में होता है, उसको वो रोटेट करने का काम करती है। 10 to 15 किलोमीटर्स हाई, 10 से 15 किलोमीटर ऊंचा। द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। जो डायमीटर है वो 10 to 30 किलोमीटर होता है। इट इज़ ए रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट वाइंड्स। ये यहाँ फ्री ऑफ क्लाउड्स होता है और यहाँ पे हल्की वायु की मात्रा होती है। अराउंड दिस काल्म एंड क्लियर आई देयर इज़ ए क्लाउड रीजन ऑफ दी अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। लेकिन अगर क्लाउड रीजन का बात करें तो 150 किलोमीटर साइज का क्लाउड रीजन होता है। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड ऑफ वाइंड्स 150 to 250 किलोमीटर पर आवर। और जो वायु का स्पीड होता है वो 150 से लेकर के 250 पर आवर होता है। यानी इसका जो हवा का चाल है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, यानी 150 से लेके 250 किलोमीटर 1 घंटे में करना। एंड थिक क्लाउड्स विथ हैवी रैन, और जो थिक क्लाउड्स होते हैं उसके पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बारिश। अवे फ्रॉम दिस रीजन द वाइंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। जब इस क्षेत्र से दूर, जैसे कि कहने का मतलब हुआ कि जैसे साइक्लोन हुआ अब धीरे धीरे तो वो शांत हो गई, तो इसका जो स्पीड क्या होता है, कम होने लगता है। द फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोन इज़ ए वेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस। जो साइक्लोन बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है। ए मॉडल इज़ शोन इन फिगर 8.11। यहाँ पे 8.1 में एक साइक्लोन का चित्र दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे साइक्लोन क्रिएट होता है। ये जो हम बोले आई, ये बीच में यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको हम बोलते हैं आई। ऐसे रोटेट होके ये गया और यहाँ पे ये पूरा क्रिएट कर देता है। जो बीच वाला पार्ट होता है वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में हवा होती है, लेकिन जो इसके आसपास जो रहता है आसपास, ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हवा रहता है और यहाँ पे आउटफ्लो। अगर बाई चांस कोई व्यक्ति आई के इस पोर्शन मतलब साइड वाले आई के पोर्शन में तो रहेगा तो उसको थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बाई चांस अगर यहाँ पे है और वायु का स्पीड बहुत ही ज़्यादा है तो वो व्यक्ति को ठीक इसी प्रकार से घुमा करके क्या करेगा, ऊपर ले जाके फेंक देगा। तो हमारे लिए साइक्लोन्स बहुत ही खतरनाक होता है। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड निर्माण के पहले वाटर टेक्स अ हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। वाटर क्या करता है, हीट लेता है एटमॉस्फेयर से इसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। व्हेन वाटर वेपर्स चेंजेस बैक टू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप्स, और जब वाटर वेपर फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो हमारे पास रेन ड्रॉप्स के रूप में यानी वर्षा की बूंद के रूप में क्या होता है, वापस आ जाता है। दिस हीट इज रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर। The heat released to the atmosphere warms the air around. The air tends to rise and causes a drop in pressure. More air rushes to the center of the storm. बहुत ही ज़्यादा अगर हवा का बात करें तो वो तूफान के केंद्र में ही होता है। दिस साइकिल इज़ रिपीटेड, ये साइकिल चलते रहता है। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड वाइंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट।
इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल ए साइक्लोन। हम इसको साइक्लोन बोल सकते हैं, जो हवा का फॉर्मेशन हुआ और कैसे आई साइड लो प्रेशर वहाँ पे था, लेकिन वो बाद में वो क्रिएट होते होते हवा के स्पीड के अकॉर्डिंग एक वेदर कंडीशन में क्रिएट हुआ, जिसको हम क्या बोले, साइक्लोन। फैक्टर्स लाइक वाइंड स्पीड, जैसे कि कारक के बाद में क्या करें, तो कारक के रूप में वाइंड का स्पीड मायने रखता था, वाइंड का डायरेक्शन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। और साइक्लोन को डेवलप करने में जो ह्यूमिडिटी का योगदान था, यानी आर्द्रता जो वायु में उपस्थित था, वो भी योगदान दिया। इसके अलावा यहाँ पे आप ये चित्र तो हम दिखा दिए थे, यहाँ पे राइजिंग वाटर कॉज्ड बाई साइक्लोन, यानी साइक्लोन के माध्यम से कैसे पानी का जो स्तर होता है वो बढ़ने लगता है, यहाँ पे ये दिखाया गया है। या नॉर्मल हम पेपर में भी देखते हैं या टीवी पे भी देखते हैं। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाई साइक्लोन्स, यानी जो साइक्लोन के माध्यम से जो विनाशकारक घटना होती है या जो हमको आघात पहुंचता है या जिससे बहुत सारी चीज़ नष्ट हो जाते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, यानी ये बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे, यानी जो स्ट्रॉन्ग वाइंड है वो क्या करेगा, हवा जो पानी है समुद्री इलाके के साइड उसको पुश करने का काम कर सकता है, जिसके माध्यम से वो पानी स्टॉर्म जो हमसे हज़ारों किलोमीटर या 100 किलोमीटर की दूरी पे है वो हमारे पास आ सकता है और हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है। दूसरा, दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन, और इसको जब हम बहुत ही दूर से देखते रहते हैं कि हाँ ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं कि हाँ साइक्लोन क्या हो रहा है, आने वाला है या आ रहा है। ये हमारे लिए पहला सूचक होता है। इंडिकेशन मतलब होता है सूचक। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द वाइंड आर सो पावरफुल दैट ए पर्सन कांट ओवरकम देम। कहने का मतलब हुआ कि जो वाटर का वेव्स होता है जो हवा के माध्यम से प्रोड्यूस होता है, यानी जो जल में तरंगे उत्पन्न होती हैं और जो हवा के माध्यम से क्रिएट होता है, वो बहुत ही पावरफुल होता है। इसके माध्यम से कोई भी अगर पर्सन वहाँ पे है तो वो बाहर नहीं निकल सकता, अगर पानी के अंदर बाई चांस अगर वो है। द लो प्रेशर इज़ द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर, और जो आई का लो प्रेशर है वो वाटर सरफेस को सेंटर में लाने का काम करती है। द राइजिंग वाटर मे बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स, यानी ये जो वाटर का स्तर ऊपर उठने का बात अगर हो तो उसकी ऊंचाई 3 से लेके 12 मीटर तक हो सकती है। आप यहाँ पे 8.313 पेपर यहाँ पे दिया गया है। ये जो चित्र हम इसके पहले दिखाए थे कि कैसे ये पानी का जो स्तर है ये उठ रहा है, और यहाँ पे IFA साइक्लोन जो यहाँ पे है, और इसके माध्यम से ये क्या करती है, ये घूमता है और यहाँ पे केंद्र में ये पूरे समेटे हुए पानी को। इट अपियर्स लाइक ए वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर। ये क्या, एक वाटर का दीवार कहने का मतलब कि जल का दीवार जैसा प्रतीत होता है कि ये क्या कर रहा है, किनारे के पास आने का काम कर रहा है। एज ए रिजल्ट द सी वाटर इंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज, यानी रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखें तो जो सी वाटर है वो कोस्टल एरिया के नज़दीक आते रहता है, कॉजिंग सीवरी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और इसके माध्यम से बहुतों के जीवन का क्षति और संपत्ति का भी नुकसान होता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इसके अलावा ये मिट्टी की जो उपजाऊपन की स्थिति होती है उसको भी ये कम करता है। कंटिन्यूअस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन ऑफ फ्लड सिचुएशन, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जब बारिश होती है तो ये फ्लड का स्थिति भी क्रिएट कर देता है, यानी बाढ़ की स्थिति आ जाती है। हाई स्पीड वाइंड्स accompanying ए साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस, टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम,
ट्रीज एक्सेट्रा कॉजिंग ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जब हवा का बहाव होता है, जब उसका स्पीड बहुत ही हाई होता है, तो इसके माध्यम से बहुतों का घर का नुकसान भी होता है। टेलीफोन सेवा जो मिल रही होती है वो भी बंद हो जाता है, जो संचार माध्यम है वो भी बाधित होता है। इसके अलावा जीवन का क्षति और संपत्ति का क्षति का बात करें तो बहुत ही ये भयानक रूप से देखने को मिलता है। A cyclone is known by different names in different parts of the world, called a hurricane in the American continent, in Philippines and Japan it is called typhoon। साइक्लोन को हम अलग अलग विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसमें अमेरिकी जो कंटिनेंट है यानी अमेरिकी महादेश है, वहाँ पे इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। हरिकेन वही उसका मतलब होता है चक्रवात या झंझावात हम बोल सकते हैं। और फिलीपींस और जापान में इसको बोला जाता है टाइफून। टाइफून का मतलब ही वही होता है आंधी या बवंडर या चक्रवात हम बोल सकते हैं। The diameter of a tornado can be as small as a meter and as large as a kilometer or even wider। जो टोर्नाडो है, टोर्नाडो का जो डायामीटर है वो छोटा से छोटा यानी मीटर भी हो सकता है, और अगर बड़ा से बड़ा बात किया जाए तो किलोमीटर भी हो सकता है, और भी उससे भी बड़ा हो सकता है। The funnel of a tornado sucks dust, debris and everything near it at the base due to low pressure and throws them out near the top। इसके माध्यम से क्या होता है, जितने भी फ्यूनल में डस्ट इकट्ठा रहते हैं उसको, जितने भी मल जल सब रहता है उसको वो बाहर कर देता है और बाहर फेंकने का, क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है बहुत ही लो होता है। Here are a few accounts of the survivors of tornadoes from Discovery Channel's Young Discovery series। आप यंग डिस्कवरी सीरीज पे, एक चैनल है डिस्कवरी चैनल है, वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे टोर्नाडो के जो सर्वाइवर्स हैं वो कैसे अपने लाइफ को जीने का काम करते हैं। I saw the cloud coming and tried to take shelter inside। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आकाश में बादल घिर जाता है और हमको लगता है कि वो हमको आवाज़ दे रही है, यानी वो अपने छत्र छाया में हमको रख लेगी। But as soon as I reached for the doorknob, the house took off in the sky। लेकिन हम क्या करते हैं, डोर के अंदर चले जाते हैं और आकाश से बहुत ही दूर। I was not hurt at all। After the storm we had to clean the debris from the wet fields। हम क्या करते हैं, जैसे ही स्टॉर्म जाता है तो हम अपने तरफ जितना भी अवशेष या मलबा एकत्र हो गया रहता है उसको साफ करने का काम करने लगते हैं। We picked up splintered pots and tree branches as well as dead chickens with their feathers blown off and rabbits look like they had been skinned। कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि कहीं पे चिकन एरिया है तो उसका पंख वगैरह रहता है, और बहुत ही ज़्यादा जब तूफ़ान आता है तो जितना भी कचरा वगैरह रहता है तो वो अपने हवा के साथ कहीं ना कहीं वो इकट्ठा कर देती है। तो जब तूफ़ान चला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, सारा सफाई वगैरह करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा है। ए टोर्नाडो शेल्टर इज़ ए रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड एंड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज़। एक टोर्नाडो का जो शेल्टर का अगर हम बात करें तो एक हम अगर उससे बचने का प्रयास करें, यानी स्टॉर्म से अगर बचने का हम प्रयास करते हैं तो हम ऐसे जगह जा सकते हैं जैसे कि अंडरग्राउंड खुद को कर लेना, जहाँ पे कोई खिड़की ना हो, यानी वहाँ पे हवा पहुँचे ही नहीं, जहाँ पे हमको परेशानी हो। और अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शट विंडोज एंड टेक शेल्टर अंडर ए टेबल, वर्क बेंच वेयर डेब्रिस कांट रीच। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अपनी खिड़की को बंद कर सकते हैं और वैसे जगह पे शेल्टर ले सकते हैं जैसे कि टेबल के नीचे हो, या बेंच जो हम काम कर रहे हैं उस बेंच के नीचे, जहाँ पे जो मलबा है अवशेष है वो नहीं पहुँचे। वन हैज़ टू बो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म्स। इसके अलावा आप इस
इसमें जो ये आदमी जैसे ये मूव किया हुआ है, आप ऐसे करके खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको कुछ परेशानी नहीं हो सिर में। Tornadoes in our country, they are not very frequent. A tornado is a dark funnel-shaped cloud that reaches from the sky to the ground. Most of the tornadoes were weak. A violent tornado can travel at a speed of about 300 किलोमीटर पर आवर। अगर बहुत ही भयानक मात्रा में अगर टोर्नाडो का बात किया जाए, जो बहुत ही खतरनाक होता है, जिसका स्पीड होता है 1 घंटे में 300 किलोमीटर। टोर्नाडो में फॉर्म विथ इन साइक्लोन, इसके माध्यम से साइक्लोन भी क्रिएट हो सकता है। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, जो पूरा तटीय क्षेत्र है इंडिया का वो साइक्लोन से प्रभावित हो सकता है, यानी असुरक्षित हम इसको बोल सकते हैं। पार्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट, यानी अगर सामान्यतः बात करें तो पूर्वी तटीय इलाका जो है। The west coast of India is less vulnerable to cyclonic storms, both in terms of intensity and frequency of the cyclones. जो पश्चिमी तट है वो बहुत ही कम असुरक्षित है, यानी अगर सुरक्षा का बात किया जाए तो ईस्ट कोस्ट क्या है, बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित है, क्योंकि वहाँ पे स्टॉर्म्स ज़्यादा आते हैं और वहाँ के क्षेत्र को बहुत ही प्रभावित करते हैं। लेकिन वेस्ट कोस्ट का बात किया जाए तो वहाँ पे इंटेंसिटी कम है, यानी जो स्टॉर्म्स का तीव्रता है और गहनता है वो कम है, और जो साइक्लोन की आवृत्ति है वो भी कम है, जिसके कारण वो सुरक्षित रहता है। इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, इसके अलावा अगर सेफ्टी का बात किया जाए, ये साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विसेज, साइक्लोन जब आता है तो उसके पहले ही वार्निंग दे दिया जाता है। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द construction of cyclone shelters, the cyclone prone areas and administrative arrangements for moving people faster to safer place। यानी जैसे ही किसी क्षेत्र में साइक्लोन आने की खबर आती है उसके पहले ही सबको ये चेतावनी दे दिया जाता है, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो या रेडियो के माध्यम से हो, और साइक्लोन प्रभावित क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट भी हो जाता है, यानी प्रशासनिक व्यवस्था हम बोल सकते हैं इसको, यानी पुलिस का तत्काल व्यवस्था कर देना कि लोगों को क्या करे, सुरक्षित स्थान पे लेके जाए कि वो साइक्लोन के माध्यम से क्या हो, प्रभावित नहीं हो। यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं कि कैसे ये प्रभावित करता है। ये भारत अंतरिक्ष विज्ञान विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल पे कैसे एक्शन किया जाता है। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर्स। वी शुड, यानी जो अंतरिक्ष विज्ञान विभाग द्वारा टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर में जो भी संदेश दिया जाता है, हम उसके वार्निंग को इग्नोर नहीं कर सकते। वो हमको सुरक्षा के लिए ही बोला जाता है, यानी हमको सुरक्षित रखने के लिए उसके द्वारा ये चेतावनी देने का प्रयास किया जाता है। वी शुड, हमें करना चाहिए, मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू द शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स ETC टू सेफर प्लेस। यानी जितने भी हमारे लिए आवश्यक वस्तुएं हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, चाहे या जो डोमेस्टिक एनिमल्स है या व्हीकल्स है, उसको अच्छे जगह पे हम रख दें। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज रोड्स में डैमेज द रोड्स एंड कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ all emergency services like police, fire brigade and medical centers। और ड्राइविंग जो नॉर्मली पीपल करते हैं कहीं से भी जाने के लिए, तो वो ना करे उस स्थिति में, और फ्लड वाली स्थिति में तो और भी ना करे, चाहे सड़क जब ख़राब हो तो उस स्थिति में भी ना करे। और फ़ोन कॉल को, अपना जो फ़ोन नंबर है उनका मोबाइल है उसको एक्टिव रखे, और जितने भी तत्काल सुविधाएं उनको मिल सकती है, चाहे वो पुलिस से लेना हो या फायर ब्रिगेड का लेना हो या कोई मेडिकल सेंटर का लेना हो, वो सारा एक्टिव रखें। सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन ए साइक्लोन हिट एरिया, अगर इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिकॉशंस दिए गए हैं, यानी सावधानी बरतने के लिए अगर आप साइक्लोन एरिया में रहते हैं। डोंट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी
contaminated, always store drinking water for emergencies। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो पानी आप नॉर्मल पीने का काम करते हैं उसका सेवन ना करें, क्योंकि वो क्या हो सकता है, दूषित भी हो सकता है। अर्थात जैसे कि साइक्लोन एरिया है तो पानी का स्तर बढ़ने का वो प्रॉब्लम। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज, आप तत्काल पानी पीने के लिए आप क्या कीजिए, स्टोर करके रखिए कि आप उसको इमरजेंसी में पी सके। डोंट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइन्स, जो आपका अगर हाथ गीला है तो स्विच को आप ऑन नहीं कीजिए, या जितने भी तार वगैरह गिरे रहते हैं उसको छूने का प्रयास नहीं कीजिए। डोंट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, अगर आपको मस्ती सूझ रही है और आपको घूमने का मन है तो आप उस समय नहीं जाइए। डोंट प्रेशराइज द रेस्क्यूज फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, आप जो बचाव दल आपके लिए काम में लगे हुए हैं आप उनको अपनी अलग अलग प्रकार की मांग जो आवश्यक ना हो उसके थ्रू आप उनको परेशान करने का कोशिश नहीं कीजिए। यानी वो जैसे सेवा दे रहे हैं आप लेने का प्रयास कीजिए। कॉर्पोरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, आप अपने पड़ोसी और दोस्तों का भी ख्याल रखें और उनको भी सपोर्ट करें। वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम, यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जितने भी स्टॉर्म्स थे वो लो प्रेशर सिस्टम के बदौलत चल रहे थे। वाइंड स्पीड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म्स, और इसमें हवा का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा स्टॉर्म्स के निर्माण में, अर्थात तूफान के निर्माण में। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू मेजर द वाइंड स्पीड, इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वाइंड को स्पीड को हम मेजर कैसे करें। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द वाइंड स्पीड इज कॉल्ड ए एनीमोमीटर, यानी वैसा यंत्र जिसके माध्यम से हम वाइंड के स्पीड को मेजर करते हैं, यानी हवा के चाल को मापते हैं, उसको बोलते हैं हम एनीमोमीटर। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन नोट करने वाला आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और दिया गया, एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प, इसके अलावा जो विशेष तकनीकी है उसके माध्यम से भी हम हेल्प ले सकते हैं। दिस डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड, अभी के टाइम में हम थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित हैं इन दिनों। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी कोस्टल रेजिस्टेंस में हैव had less than a days to prepare and or evacuate their homes from an oncoming cyclone, यानी इन दिनों सुरक्षित होने की प्रक्रिया में अगर बोले तो जितने भी, जैसे कि पिछले शताब्दी से अगर उसका तुलना किया जाए, पिछले जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं तो उसके तुलना में बहुत ही कम क्षति हो रही है, और लोग जो भी साइक्लोन एरिया में रहने वाले हैं वो त्याग करने की बहुत ही जल्दी क्षमता रखते हैं। यानी जैसे कि अगर साइक्लोन आने वाला है, अगर उनको लग रहा है कि अब यहाँ से जाना है तो वो पूरा प्रॉपर रहने का नहीं, बहुत ही कम अपना सामान रखते होंगे, ये ऐसा हो सकता है। तो उसको एविक्यूएट करना यानी त्याग करने की क्षमता बहुत ही तेज रखते हैं। द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट, आज का जो विश्व है या संसार है, यानी आज का जो समय है वो बहुत ही भिन्न है। थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड रडार्स एंड ए साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इशूज 48 hours in advance of any expected storm and a cyclone warning is issued 24 hours in advance, यानी हमको जो सैटेलाइट्स हैं और रडार्स हैं और जो साइक्लोन का पहले ही सूचना दे देते हैं, या 24 घंटे बाद की स्थिति क्या होने वाली है साइक्लोन से उसका वार्निंग पहले ही हमको मिल जाता है। उसका शुक्रगुजार होना चाहिए और हमको धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमारे लिए कार्य करते हैं। द मैसेज इज़ ब्रॉडकास्ट एवरी आवर ऑफ और हाफ आवर व्हेन ए साइक्लोन इज़ नियरर द कोस्ट, और ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्प्रेड करने का प्रयास किया जाता है जब 1 घंटा आधा घंटा जैसे जैसे
साइक्लोन नज़दीक आने वाला रहता है, लोगों को कि वो आप वहाँ से खाली कीजिए, यानी लोगों को सुरक्षित करने के लिए तो हमें क्या होना चाहिए, इसको धन्यवाद देना चाहिए। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर। कुछ ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे संस्थाएं हैं जो साइक्लोन से रिलेटेड जितने भी आपदाएं क्रिएट होती हैं उससे कोऑपरेट करने का काम करती हैं, यानी मॉनिटरिंग करने का काम करती है, यानी देख रेख करती है। तो हमने आज पढ़ा कीवर्ड्स है एनीमोमीटर, साइक्लोन, हरिकेन, लाइटनिंग, लो प्रेशर, मानसून वाइंड्स, प्रेशर, थंडरस्टॉर्म, टॉर्नाडो, टाइफून, वाइंड फ्लो पैटर्न यानी टाइफून और हरिकेन और साइक्लोन, तीनों चीज़ एक है। यहाँ पे आप ये जैसे समझे थे कि फिलीपींस और जापान में हम टाइफून बोलते हैं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हरिकेन बोलते हैं और साइक्लोन इंडिया में बोला जाता है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है जो आप यहाँ पे पढ़िएगा, जो ऊपर का ही पॉइंट है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसमें कोई भी त्रुटि हो, अगर आपको कुछ भी इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस लेसन का अगर आपको PDF चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले लेसन के साथ।